मुझे दो विषय पर आपके सामने टिप्पणी करनी है और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, सबसे पहली मेरी टिप्पणी है कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी आज असम के दौरे पर हैं और उन्होंने अपनी कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो बेसलेस एलिगेशंस लगाने का एक क्रम कांग्रेस ने 2014 से शुरू किया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बिना कोई होमवर्क किए केंद्र सरकार पर आरोप मढ़े हैं। हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी जी, असम के अंदर 15 साल से आपकी सल्तनत है। असम के अंदर करप्शन, कुशासन, कमीशन ये कांग्रेस के पर्यायवाची हैं। असम के अंदर कांग्रेस से लोग वहां मुक्ति चाहते हैं। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि आप असम में 15 साल आपने क्या किया है, इस पर कोई आप टीका टिप्पणी करेंगे, शायद अपनी उपलब्धियों के बारे में आप बात करेंगे, लेकिन आपने असम की जनता को निराश किया है, क्योंकि आज असम के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने असम में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते असम के लोगों को बांटने का काम किया और आपका जो स्नेह है, कांग्रेस का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो असामियों से नहीं बल्कि जो घुसपैठिए हैं उनसे ज्यादा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में वो जो घुसपैठिए हैं उनकी ज्यादा चिंता की, उनको वोट बैंक की तरह यूज किया और असम के लोगों के साथ विश्वासघात किया। और परिणाम ये हुआ श्रीमान राहुल जी कि आपकी सरकार के कार्यकाल में 32,000 के लगभग छोटे बड़े कारखाने वहां 15 साल में बंद हुए। वहां बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था चौपट है। असम जैसा प्रदेश जहां पानी की बहुतायत है, लेकिन या तो असम के लोग बाढ़ से ग्रस्त होते हैं या फिर शुद्ध पानी पीने के लिए भी उनको दर दर भटकना पड़ता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन आपने कोई भी टिप्पणी अपने सरकार के उपलब्धियों पर नहीं की। ना केंद्र की सरकार है और उसमें भी श्री राहुल गांधी भूल गए कि जो 10 साल का जो उनके विफलताएं केंद्र में रही और अगर उनके परिवार की जो सत्ता है उसको अगर हम लोग उसका जोड़ रखते हैं तो लगभग इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। और श्री राहुल जी, आपने इस देश को समस्याएं दी हैं। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन आप पहले दिन से ही चोर मचाए शोर का जो मुहावरा है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। जहां जहां आपने भ्रष्टाचार किया, आपने कोयले के घोटाले किए, वहां आपके जो बुद्धिजीवी आपके मंत्री हैं वहां वो जीरो लॉस की थ्योरी कर रहे थे। वहीं हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से कोयले का आवंटन किया और देश के खजाने को 3 लाख करोड़ का फायदा हमारी सरकार ने किया। देश के खजाने को 2G स्पेक्ट्रम में आपने घोटाला किया, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने वहां भी 1,10,000 करोड़ से ऊपर का फायदा इस देश के खजाने को किया। आपकी लंबी सूची है आपके भ्रष्टाचार की श्रीमान राहुल जी, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज जमानत पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर हैं। 50,000 के मुचलके पर श्रीमान राहुल जी आप जमानत पर हैं। विजय माल्या के बारे में आप टिप्पणी करते हैं। कौन है विजय माल्या?
वो तो कांग्रेस की बेबी है। जब 2012 में सब उसके अकाउंट फ्रीज किए गए, क्या थी डील आपकी उसके साथ? कौन सा दबाव था आपके ऊपर? उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमको किंगफिशर को बचाना है। तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद भी 3,100 करोड़ का आपने उसको बेल आउट पैकेज दिया। उसमें कितना कांग्रेस का था और कितने विजय माल्या को गया और पिछले पर्दे से कितना कांग्रेस को आया, उसका जवाब तो श्रीमान राहुल जी आपको देना होगा। चोर मचाए शोर वाले मुहावरे को आप चरितार्थ कर रहे हैं। मीडिया ने भी हल्ला मचाया, विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध किया, लेकिन आपने 3,100 करोड़ का बेल आउट पैकेज विजय माल्या को दिया। और हमारी सरकार, जिन लोगों ने भी मिलकर देश को लूटने का काम किया है, उनसे पाई पाई वसूल हमारी केंद्र की सरकार करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। जिसने भी इस देश को लूटा है, उसको एक एक पाई का हिसाब इस देश की जनता को देना होगा। श्रीमान राहुल जी, आप बच नहीं सकते इन सवालों से। आपने हरियाणा में हिंसा के पीछे कौन था? हरियाणा में जहां हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा में आपके ही जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके सलाहकार ने जातीय हिंसा भड़काने का काम किया। उनके खिलाफ एफआईआर है। ये सब आपकी शय पर हो रहा था। जिन षड्यंत्रों के पीछे आप स्वयं हैं, ये सब आपके काले कारनामे थे, क्योंकि आप नकारात्मक सोच से आप ग्रस्त हैं। आप एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को आप पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह सरकार गरीबी की उत्थान के लिए काम कर रही है। यह सरकार सबके साथ सबके विकास के फॉर्मूले पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा आजाद भारत में बिजली उत्पादन में हमारी सरकार सबसे आगे रही। यूरिया उत्पादन में हमारी सरकार सबसे अव्वल रही। श्रीमान राहुल जी, आपके कार्यकाल में यूरिया के लिए इस देश का किसान लाठी खाता था, लंबी लंबी लाइनों में उसको लगना पड़ता था। ये गरीब का विजन है नरेंद्र भाई मोदी का, कि आज किसान को ना तो लाठी खानी पड़ी और ना ही उसको लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो आप अपने जो आपके पाप हैं उन पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पर दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। आप अखंड भ्रष्टाचार में हैं, इसीलिए आपकी जमीन खिसक गई है। जनता आपसे बहुत पहले से अलग हो गई है। और अब तो आलम यह है श्रीमान राहुल जी कि आपके चुने हुए लोग आप कर छोड़ कर जा रहे हैं। आपके चुने हुए लोग आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आपके नेतृत्व में उन लोगों का विश्वास नहीं है। आप घर संभालने की कोशिश करिए। नरेंद्र भाई मोदी जी को कोसने से, बीजेपी की आलोचना करने से, ये जो आपकी विफलताएं हैं, इनका कोई समाधान नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप कंस्ट्रक्टिव अगर हमारा विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों की अगर आप आलोचना करते हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन झूठे आरोप, दोषारोपण बंद करिए। असम का चुनाव सीधे सीधे आपके जो फेलियर्स हैं, आपकी जो विफलताएं हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा होता कि आप अपनी सरकार के बारे में बताते, लेकिन पूरी तरह से आप विफल हुए और मोदी जी पर सीधा सीधा आपने हमला किया। दूसरा, आपने विचारधारा की बात कही। श्रीमान राहुल जी, आपकी कौन सी विचारधारा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यह आपकी विचारधारा है? भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, यह आपकी विचारधारा है? मां भारती का अपमान होता है और मां दुर्गा का अपमान होता है, और आप जो अपमान करने वाले हैं और जो अपमान करते समय जो उनके शब्द निकलते हैं, उन शब्दों को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की संज्ञा देते हैं। आप कहते हैं कि आवाज को दबाया जा रहा है। श्रीमान राहुल जी, इस विचारधारा से देश नहीं चलता है। यह देश पहले है, पार्टी बाद में है।
लेकिन आपके यहां गांधी परिवार पहले है, देश बाद में है। आपको सोच को बदलना होगा राहुल जी, सोच बदलो, देश बदल रहा है। आप जो यूरोपियन सोच से इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह देश यूरोपियन सोच से नहीं चलने वाला। 10 साल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी तक आप इस देश की माटी को नहीं समझ पाए, इस देश के लोगों को नहीं समझ पाए, इस देश की संस्कृति को आप नहीं समझ पाए। ये विलाप करना बंद करो, वास्तविकताओं को स्वीकार करो कि आपका जनाधार खिसक गया है, जनता आपसे डिस्कनेक्ट है और आपके लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, और उसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की आप कोशिश करते हैं। मित्रों, मुझे एक और टिप्पणी करनी है, उसके बाद मुझे आप जिस टिप्पणी के लिए सोच रहे हैं वो भी मैं करूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का और भारतीयों का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। आज हमने हमारी विदेश नीति के माध्यम से दुनिया में भारत के परचम को लहराने का काम किया है। कोई भी भारतीय देश दुनिया के किसी भी कोने में अगर संकट में होता है तो हमारी सरकार का प्रयास होता है कि उसको हम सकुशल वापस लेकर आएं, और 20 महीने में 18,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल हम स्वदेश लाने में सब आप लोगों के सहयोग से सफल हुए हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की हमारी केंद्र की सरकार की नीति रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएन के अंदर आतंकवाद पर जो दुनिया के तमाम देश बैड आतंकवाद और गुड आतंकवाद की कहीं ना कहीं संज्ञा देते थे, उन सबको आईना दिखाने का काम किया कि आतंकवाद आतंकवाद होता है और उससे हम सबको मिलकर उसको समाप्त करने की जरूरत है। मित्रों, उसी क्रम में हमारी जो रक्षा नीति है बहुत मजबूत है। आज हमारे जो सीमा पर जो हमारे जाबाज सिपाही हैं, आज उन्हें किसी भी जवाब के लिए दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको पास पर्याप्त अधिकार हैं। लेकिन वहीं हमारी जो विदेश नीति है, हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, और हमने सरकार जिस दिन बनाई थी उसी दिन इस बात का संकेत सार्क देशों के सभी अध्यक्षों को बुलाकर हमने दिया था। पठानकोट हमला हुआ, हम बधाई देना चाहते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, कि समय रहते उनके पास इनपुट था, और जो हमारा पठानकोट एयरबेस है जो लगभग 20 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में है, हमारे जाबाज सिपाहियों ने उन आतंकवादियों को एक छोटे से दायरे में घेर कर उनको मौत के घाट उतारा। जितनी भी प्रशंसा की जाए अपने आर्म फोर्सेस के लोगों की, वो कम है। सबसे सफल एंटी फिदाइन ऑपरेशन रहा, और उसी क्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब को फोन करके कहा कि हम जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वहीं हमारे साथ विश्वासघात होता है। हमारे देश में गहरा आक्रोश है, और जो देश के लोगों का जो आक्रोश था उसको कम्युनिकेट करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ साहब को बताया, और कहा कि आतंकवादी हमला पाकिस्तान की सरजमीन से हुआ है, आपको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और पहली बार मित्रों पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सरजमीन का उपयोग हुआ है पठानकोट हमले के लिए, और पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यह अब तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ। लेकिन आज राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर जब वो वहां से उनकी जांच की टीम यहां दिल्ली आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने क्लीन चिट दे दी है। थोड़ा होमवर्क करना सीखें कांग्रेस के मित्र, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। पर्याप्त सबूत भारत के पास हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन का उपयोग हुआ पठानकोट हमले में, और वहां जो आतंकवादी हैं उनमें उसकी संलिप्तता है। पाकिस्तान उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। लेकिन वहां उन्होंने कहा कि हम एक जांच टीम भेजना चाहते हैं, और जांच टीम यहां आई है। उससे हमारा केस और मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है।
लेकिन कुछ लोग आलोचना करने के लिए आलोचना करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने सत्ता में रहते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आपने खूब खिलवाड़ किया। कांग्रेस वो पार्टी है जो आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोती है। आतंकवाद का भी आपने तुष्टीकरण किया। हेमराज की गर्दन, जब शहीद हेमराज की गर्दन काट कर ले गए थे, तो उस समय राहुल जी आपके ही सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ने वहां की फोर्स के लोगों को डिफेंड करने की कोशिश की। आपने कहा कि फौज की वर्दी पहनकर आतंकवादी आ गए थे। बाटला एनकाउंटर में शहीद मोहनचंद शर्मा की शहादत पर आप सवाल खड़े करते हैं। आप लश्कर तैयबा की जो आतंकवादी है इशरत जहां, उसके लिए आपने इस देश की दो बड़ी एजेंसियों को लड़वाने का काम किया। लश्कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो उसकी आतंकवादी है, उसने अपनी वेबसाइट पर उसका नाम डाला। केंद्र सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि उसके लिंक थे एलईटी के साथ, जो हमारे धार्मिक स्थलों पर अटैक करने आए थे आतंकवादी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री मोदी जी को मारने आए थे। वहां पर भी आपने राजनीति की। और कांग्रेस के ही लोग पाकिस्तान जाते हैं, मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान से मदद मांगते हैं हिंदुस्तान में सत्ता की वापसी के लिए। और वही लोग आज केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने क्लीन चिट दे दी है। यह फर्क है कांग्रेस के मित्रों, आपकी सरकार में और आज की सरकार में। उस समय भी इनपुट बहुत थे, लेकिन उस समय की सरकार सो रही थी। अगर उस समय मनमोहन सरकार जाग रही होती तो मुंबई हमला में 150 से ज्यादा मारे जाते, बेगुनाह लोग मारे गए, क्योंकि आप फैसले नहीं करते थे। फैसले उस समय 10 जनपद से होते थे। और वहां की जो सोच है, ये देश की जनता सब अच्छे से समझती है। तो आप कोई भी आरोप लगाने से पहले थोड़ा आत्मचिंतन जरूर कर लो। और उसके बाद भी एक जांच टीम मुंबई भी आई थी, उस समय किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। थोड़ा अतीत कांग्रेस अपना झांक कर देखे। कांग्रेस का वर्तमान बहुत बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है और कांग्रेस का भविष्य तो एकदम अंधकारमय है। इसलिए मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाने की कांग्रेस की एक पद्धति बन गई है और उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। और उसके बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद कांग्रेस ने आउटसोर्स किया है, जो दिल्ली में डेंगू का मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन देश की विदेश नीति पर जरूर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में आने की शायद उनकी कोई कमजोरी है। तो दिल्ली संभालिए, डेंगू के मच्छर आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को डेंगू के मच्छरों से निजात मिले, उस पर थोड़ा फोकस करिए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए अच्छा होगा। विदेश नीति पर और देश सुरक्षित हाथों में उस पर टीका टिप्पणी सस्ती लोकप्रियता के लिए ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी तरफ से मित्रों इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं। देखिए, मुझे कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। जजमेंट की कॉपी अभी हमारे पास आई नहीं है। जजमेंट की कॉपी पढ़ेंगे और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टी की तरफ से हमारी तरफ से कोई बयान दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ उत्तराखंड का जो आप लोगों ने सबने देखा कि वहाँ एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ था। 18 मार्च को ज़्यादातर विधायकों ने स्पीकर साहब को लिख कर दिया था कि बिल पर वोट होना चाहिए। वैसे तो कानून यही कहता है कि एक भी विधायक अगर चाहे तो वोटिंग होता है, लेकिन वहाँ जो मेजॉरिटी थी विधायकों की, स्पीकर साहब ने उसको खारिज किया और अपनी जो जिद थी उसके कारण उन्होंने वहाँ एक संकट पैदा किया। उसके बाद फिर गवर्नर साहब के पास भी लोग गए थे, तो हरीश रावत जी के पास वहाँ भी बहुमत नहीं था। फिर हरीश रावत जी, फिर आप लोगों के आपने दुनिया ने देखा किस तरह से कैमरे पर वो
खरीद फरोख्त कर रहे हैं। 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की बोली लगा रहे हैं, और बोली लगाने वाले भी स्वयं कांग्रेसी हैं, और जिनकी बोली वो लगा रहे थे वो भी कांग्रेस के ही लोग हैं। तो इस चीज़ को दुनिया ने देखा है। अब कोर्ट का फैसला आया, उस पर हम लोग जो ऑर्डर है उसकी कॉपी लेकर उस पर थोड़ा उसको पढ़कर उसके बाद निश्चित रूप से एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपको बयान देंगे। नहीं, मेरा उसमें काउंटर सवाल भी है कि अगर हरीश रावत जी के पास बहुमत था तो उन्होंने उसी समय जब सबने लिख कर दिया था उस समय क्यों उन्होंने वोटिंग नहीं कराया? अगर हरीश रावत जी के पास बहुमत था तो फिर अगले दिन उन्होंने फ्लोर पर अपनी मेजोरिटी क्यों नहीं साबित की? अगर उनके पास बहुमत था तो अपने ही एमएलएज को वो जिम कॉर्बेट पार्क क्यों लेकर गए? अगर हरीश रावत जी के पास बहुमत था तो फिर वो अपने ही विधायकों को 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? क्यों उनको मंत्री पद का वो लालच दे रहे हैं? तो ये स्पष्टता है। एक काउंटर सवाल ये भी है जो पूछ रहे हैं हमसे कि भाई आप इतना इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? तो ये कांग्रेस से भी सवाल है कि आपके पास बहुमत था तो आपने क्यों नहीं प्रूव किया? आप क्यों इंतजार कर रहे थे? आपके पास बहुमत नहीं था, और आज भी जो परेड आप कल करा रहे हैं गवर्नर साहब के यहां, उसमें भी आपके पास बहुमत नहीं है। 33 लोग आप लेकर जा रहे हैं, उसमें से एक तो स्पीकर है, 32 आपके पास एमएलए हैं। उसके बावजूद भी हम कोर्ट की जो फैसला उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अभी तो जो वर्तमान में जो आपके सामने स्थिति है वही है। ये झगड़ा कांग्रेस का अपना झगड़ा है, और जो हरीश रावत साहब हैं उन्होंने षड्यंत्र करके अपने ही मुख्यमंत्री को हटाया था। अब वो भी उसी तरह के केसेस के सामना उनको करना पड़ रहा है। तो एक कांग्रेस के घर का झगड़ा है, और फिर आपके घर के झगड़े में उत्तराखंड के लोग क्यों सफर करें? आप अपने घर के झगड़े में आप चाहते हैं, श्रीमती सोनिया जी चाहती हैं, राहुल जी चाहते हैं कि वहां बिना बहुमत की आपकी सरकार चलती रहे, तो संविधान इसकी इजाजत आपको नहीं देता है। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ईमानदारी से वहाँ का विकास कैसे हो, वहाँ के नौजवान को रोजगार कैसे मिले, जम्मू कश्मीर में अमन चैन कैसे हो, उसके लिए वहाँ सरकार गठन होगा, और उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वो उनके मतलब फारूक साहब क्या बोलते हैं और उनके जो युवराज हैं वो क्या बोलते हैं, उस पर कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने पहले शुरुआत में आपसे कहा था कि जो अफगानिस्तान में एक जो पादरी थे उनको भी हमारी सरकार ने लाने का काम किया था। तो इस देश के नागरिकों को कांग्रेस क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदू के नाम पर ना देखे। भारत का जो नागरिक होता है वो भारतीय होता है। अगर वो कहीं संकट में है तो उसको निश्चित रूप से वो ठीक से सकुशल अपने स्वदेश आए, इसकी चिंता हम लोग करते हैं, और ज़्यादातर जगह हम सफल होते हैं और कई जगह हम लोग सफल नहीं भी हो पाते हैं। सब लोग इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं कि भारत माँ का जो जयघोष है या हमारा जो तिरंगा है वो 125 करोड़ जनता को एक सूत्र में बांध के रखता है। हमें अपने तिरंगे से प्रेरणा मिलती है, और भारत माँ की जय का उद्घोष करते करते बहुत सारे ऐसे लोग रहे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। तो उस पर जो बहस लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बहस को जो जन्म देने वाले लोग हैं वही गलत है। इस पर भारत माँ की जयकार पर, जय घोष पर कोई चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत सबका है, भारत माँ सबकी है। उस पर कहीं जो लोग पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है।
मुझे लगता है कि जहाँ तक आप महाराष्ट्र के विषय की बात कर रही हैं, वहाँ सामूहिक रूप से वहाँ की विधानसभा ने ये फैसला लिया था और उसमें सभी दल के लोग थे। मुझे लगता है कि विधानसभा के फैसले पर मुझे कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।